देखिए भाई साहब, मेरा बेटा वरुण सिंघानिया एक आईएएस ऑफिसर है। इसीलिए हमें दहेज में कम से कम 20 लाख कैश चाहिए और एक गाड़ी। और मेरी बारात भी अच्छी खासी आएगी, तो उनका स्वागत करने में भी कोई कमी मत रखना। राधिका सिंघानिया ने अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए मनोहर जी के सामने कहा। लेकिन बहन जी, आपने दहेज के बारे में पहले तो कुछ भी नहीं बताया था। हमें क्या पता था कि आप भिखारी हैं। मनोहर जी का छोटा सा परिवार था। उनकी पत्नी का नाम अनामिका और बेटी का नाम कनिका है। कनिका अपनी माता पिता की इकलौती संतान है। मनोहर जी ने कनिका को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कनिका की नौकरी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर लगी थी, तो आसपास के लोगों ने बधाइयाँ दी थी। कनिका बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। कनिका के मम्मी पापा को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसीलिए मनोहर जी ने अपने जानने वालों को बता दिया था कि वो अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं। इसीलिए मनोहर जी के एक दोस्त ने वरुण सिंघानिया का रिश्ता कनिका के लिए बताया। उन्होंने कहा, वरुण बहुत अच्छा लड़का है। वो एक आईएएस अधिकारी है और वो बहुत ही ईमानदार है। उसके पिता कमल सिंघानिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लेकिन हाँ मनोहर, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। पिता और बेटा दोनों ही बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। लेकिन उसकी माँ राधिका सिंघानिया बहुत ही चालाक औरत है। उससे तुमको बचकर रहना पड़ेगा। अपने दोस्त की बातें सुनकर मनोहर जी सोचने लगे कि जब लड़का अच्छा है तो फिर हमें और क्या चाहिए। मनोहर जी ने अपने दोस्त से कहा, ठीक है, आप कनिका के लिए वहाँ पर बात चलाइए और फिर जैसा हो आप मुझे बताओ। ठीक है कहकर मनोहर जी के दोस्त वहाँ से चले गए। मनोहर जी ने अपने दोस्त किशोर को कनिका की फ़ोटो दे दी थी। किशोर जी कनिका की फ़ोटो लेकर राधिका सिंघानिया के घर लखनऊ पहुँच गए। उन्होंने राधिका को सब कुछ बता दिया था कनिका के बारे में। उनको कनिका पसंद आ गई थी। फिर राधिका जी ने वरुण को कनिका की फ़ोटो दिखाई। तो जैसे ही वरुण ने कनिका को देखा, उसने कहा, मम्मी मैं इस लड़की को तो जानता हूँ। मैं जब उस दिन एसबीआई बैंक में गया था तो यही लड़की थी वहाँ पर। ये लड़की सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। मुझे तो उस समय बहुत अच्छी लगी थी। मुझे तो कनिका तभी से ही पसंद थी। ये सुनकर किशोर जी बहुत खुश हो गए थे कि चलो अच्छा हुआ कि लड़के को कनिका पहले से ही पसंद है। किशोर ने राधिका सिंघानिया से कहा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो आप लोग एक बार उनके परिवार से मिल लीजिए और लड़की भी सामने से देख लीजिए। तो राधिका जी ने कहा, मैं वरुण के पापा को बुला लेती हूँ, फिर हम तीनों आएंगे उनसे मिलने के लिए। अगले संडे का उन्हें बता दीजिए। किशोर जी वहाँ से चले गए और मनोहर जी को बता दिया कि अगले रविवार को लड़के वाले कनिका को देखने आ रहे हैं। ये सुनकर मनोहर जी बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने अनामिका को बताया कि लड़के वाले कनिका को देखने आ रहे हैं रविवार को, इसीलिए सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। अनामिका ने घर की साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से कर ली थी और कनिका को भी बता दिया था कि अगले रविवार को वो लड़के देखने आ रहे हैं। रविवार का दिन आ गया। मनोहर जी और अनामिका जी उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। अनामिका जी और मनोहर जी ने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। अनामिका जी ने सबको बिठाया और चाय नाश्ता कराया। उसके बाद फिर कनिका आ गई, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। कनिका पर्पल कलर की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वरुण सिंघानिया तो देखता ही रह गया था और राधिका भी मन में सोच रही थी कि लड़की तो सच में बहुत ही सुंदर है। मेरे बेटे वरुण और कनिका की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, एकदम परफेक्ट है। कमल जी ने भी लड़की वालों से बहुत अच्छे से बात की, इसीलिए मनोहर जी को भी सब कुछ बहुत अच्छा लगा। राधिका जी अपनी तैयारी के साथ आई थी, इसीलिए जब उन्हें सब कुछ अच्छा लगा तो फिर उन्होंने वरुण और कनिका का रोका कर दिया। मनोहर जी और अनामिका जी आज बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को बहुत ही अच्छा ससुराल मिल गया। वैसे अभी तक तो राधिका जी ने उन्हें अपना बहुत ही अच्छा रूप दिखाया था। वो अभी तक अपने असली रूप में आई ही कहाँ थी। एक हफ्ते के बाद में एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई और 1 महीने के बाद शादी की। दोनों घरों में खुशियों का माहौल था। दोनों तरफ एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो गई थी। कनिका और वरुण की भी आपस में बातें होने लगी थी।
दोनों ही इस शादी से बहुत खुश थे। इंगेजमेंट में 2 दिन बाकी रह गए थे। तभी एक दिन राधिका जी का फ़ोन आया। फ़ोन मनोहर जी ने उठाया था। उन्होंने कहा, देखिए भाई साहब, वैसे तो हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंगेजमेंट में जो हमारे मेहमान आए उन सबको गिफ्ट के तौर पर एक चांदी का सिक्का जरूर दें। यही कोई 100 के आसपास लोग होंगे। फ़ोन स्पीकर पर था, इसीलिए अनामिका जी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने इशारों में कह दिया कि आप उनकी बात मान लीजिए। तो मनोहर जी ने कहा, ठीक है बहन जी, मैं सभी मेहमानों के लिए चांदी के सिक्के बनवा लूँगा। मनोहर जी को कहीं न कहीं राधिका जी की ये बात खटक गई थी और उन्हें अपने दोस्त किशोर की कही हुई बात याद आने लगी थी। मनोहर जी और अनामिका जी जल्दी से बैंक गए और वहाँ से रुपए निकाले। फिर उसके बाद सुनार की दुकान पर चले गए और वहाँ से उन्होंने 110 चांदी के सिक्के बनवाए। तो अनामिका जी ने कहा, आपने 10 सिक्के ज़्यादा क्यों बनवाए? मनोहर जी बोले, क्या पता अनामिका जी, 2-4 लोग ज़्यादा आ जाएं तो फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि 10 सिक्के ज़्यादा बनवा लेता हूँ। अगर रह जाएंगे तो मैं वापस कर दूंगा। मैंने उनसे बात कर ली है। सिक्कों वाली बात अभी तक कनिका को नहीं पता थी। अगले दिन एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी थी और सभी मेहमान अपने समय पर आ गए थे। मनोहर जी ने सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करवाए थे, जिसे देखकर कमल सिंघानिया और राधिका सिंघानिया बहुत ही खुश हो गए थे। वरुण सिंघानिया के भी कुछ अधिकारी लेवल के दोस्त आए थे। उन्होंने भी मनोहर जी के अरेंजमेंट की बहुत ही तारीफ की थी, जिसे सुनकर मनोहर जी को बहुत ही सुकून मिला कि चलो कम से कम सब कुछ अच्छे से हो गया। दोनों की इंगेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। और फिर जब विदाई का समय आया तो फिर मनोहर जी ने सभी को चांदी के सिक्के दिए, जितने लोग लड़के वालों की तरफ से आए थे। जब मनोहर जी सबको सिक्के दे रहे थे तो कमल सिंघानिया ने कहा, भाई साहब, आपने ये सिक्के क्यों मंगाए? सभी को व्यवहार में सिक्के देने की क्या ज़रूरत थी? इतना खर्चा क्यों किया आपने? इतना अच्छा तो आपने अरेंजमेंट किया था, फिर सिक्के की क्या ज़रूरत? मनोहर जी आश्चर्यचकित होकर राधिका जी की तरफ देख रहे थे कि क्या सच में राधिका जी ने कमल भाई साहब को कुछ भी नहीं बताया इन सिक्कों के बारे में। मनोहर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन तभी राधिका जी बोली, अरे कोई बात नहीं, हमारे मेहमान हैं, गिफ्ट में कुछ ना कुछ तो देना ही था, तो चांदी के सिक्के दे दिए, बहुत ही अच्छी बात है। मनोहर जी और अनामिका जी दोनों उस समय कुछ ज़्यादा नहीं बोले थे। इंगेजमेंट का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। कनिका अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, आपने उधर से आए हुए सभी मेहमानों को चांदी का सिक्का देने का प्लान कब बनाया? आपने इस बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? मनोहर जी ने अपनी बेटी कनिका को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने कहा, बेटा, उधर से आए हुए मेहमानों को गिफ्ट तो देना ही था, तो मैंने सोचा कि गिफ्ट में उन लोगों को चांदी का सिक्का ही दे देता हूँ, याद के तौर पर। लेकिन पापा, तभी अनामिका जी बीच में बोल पड़ी, बेटा, कुछ भी करने के लिए क्या हमें तुमसे पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं मम्मी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको मुझसे पूछकर काम करने पड़ेंगे। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अभी इंगेजमेंट में इतना खर्चा करना क्या ठीक था। कनिका समझ गई थी कि शायद कोई न कोई बात है, नहीं तो उसकी मम्मी ने उससे इस तरह से कभी बात नहीं की थी। इसीलिए कनिका ने सोचा कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देना बेहतर होगा। शादी को अब केवल 20 दिन ही बचे थे। कमल और वरुण अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए थे। इधर राधिका जी ने अपनी बहन सुरेखा को बुला लिया था और शादी की खरीदारी शुरू कर दी थी। एक दिन सुरेखा ने कहा, दीदी एक बात बताओ, ये लोग कितने रुपए कैश में दे रहे हैं? आखिर हमारा वरुण एक आईएएस अधिकारी है। तो राधिका जी ने बताया कि देख सुरेखा, अभी तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया है कि वो लोग हमें दहेज में क्या दे रहे हैं क्या नहीं। तो दीदी पता तो करना पड़ेगा ना, बाद में शादी के समय पता चले कि हम लोग वहाँ से खाली हाथ लौट आए। सुरेखा की कही हुई बातें राधिका जी के दिमाग में घूमने लगी। उन्होंने कमल जी को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि आपकी और मनोहर भाई साहब की कोई बात हुई है क्या दहेज को लेकर?
तो कमल जी ने उन्हें बताया कि उनकी दहेज के बारे में कोई बात नहीं हुई है और वैसे भी उन्हें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका लड़का अच्छा खासा कमाता है और फिर बहू भी तो बैंक में मैनेजर है, उसकी भी तो अच्छी खासी सैलरी है। तो फिर राधिका तुम ही बताओ, हमें दहेज की क्या ज़रूरत है? हमारे पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। बस कमी है तो हमारे घर में एक लड़की की, जो इस घर में कनिका के बहू बनकर आते ही पूरी हो जाएगी। राधिका जी ने कमल जी पर गुस्सा करते हुए कहा, कमल कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए? आपको दहेज नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो अपने बेटे की शादी में दहेज चाहिए, वरना मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि मेरे बेटे की शादी में मुझे क्या क्या मिला है। और फिर शादी में इतना जो खर्चा होगा वो हम लोग कहाँ से करेंगे? मैं अपने पैसे नहीं लगाने वाली शादी में। अगर उन लोगों ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया तो मैं आपको सीधे बता रही हूँ, मैं लड़की के लिए कोई भी जेवर या फिर साड़ी लेकर नहीं जाऊंगी। खाली हाथ लड़की को विदा करा कर ले आऊंगी। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। राधिका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये आज तुम किस तरह की बातें कर रही हो? कनिका इतनी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील लड़की है और फिर नौकरी भी करती है, और क्या ही तुम्हें चाहिए? गाड़ी की हमें ज़रूरत है नहीं, हमारे घर में पहले से ही 3-3 गाड़ियां हैं। तो फिर अब तुम मुझे बताओ कि हमें दहेज में क्या लेना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। राधिका ने उसके बाद कमल से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप फ़ोन काट दिया। कमल जी मन ही मन में सोच रहे थे कि शायद राधिका को उनकी बात समझ में आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। राधिका तो और भी ज़्यादा भड़क गई थी। अब राधिका जी अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाने लगी कि उन्हें क्या और कब कब कैसे कैसे करना है, और इस खुराफाती दिमाग को बढ़ावा दे रही थी राधिका जी की छोटी बहन सुरेखा, जो पूरी तरह से आग में घी डालने का काम कर रही थी। इसके बाद राधिका जी ने फिर अपने बेटे वरुण को फ़ोन लगाया और कहा, वरुण, कनिका ने तुम्हें कुछ भी बताया कि उसके पापा दहेज में क्या क्या दे रहे हैं? नहीं मम्मी, कनिका ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और मम्मी वैसे भी मुझे दहेज की क्या ज़रूरत है? आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं बहुत ईमानदार आईएएस ऑफिसर हूँ। दहेज लेकर मैं अपनी ईमानदारी पर दाग नहीं लगाना चाहता। मुझे तो कनिका पसंद है, इसीलिए सिर्फ मुझे कनिका चाहिए और कुछ भी नहीं। आप दहेज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। राधिका जी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। तभी सुरेखा ने कहा, क्या हो गया है जीजा जी को और वरुण को, जो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? इन लोगों को दुनियादारी समझ में नहीं आती है क्या कि आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं? हमें भी तो समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कल को जब 4 लोग आएंगे और पूछेंगे कि बेटे की शादी में क्या क्या मिला है, तो हम लोग उन्हें क्या बताएंगे? आप ही बताओ दीदी। कल को मेरी ससुराल वाले भी मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी बहन के लड़के की शादी थी, लड़की वालों ने दहेज में क्या क्या दिया, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? आप ही बताओ मुझे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर जीजा जी को क्या हो गया है। दीदी, मुझे तो नहीं लगता ये लोग कुछ भी करने वाले हैं। अब तो लग रहा है कि हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। सुरेखा की बात सुनकर राधिका जी बोली, हाँ सुरेखा, तुम सही कह रही हो। इन लोगों के बस का कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ भी करना होगा वो हमें ही करना पड़ेगा। सोमवार का दिन था, कनिका बैंक चली गई थी। तभी राधिका जी अपनी बहन सुरेखा के साथ मनोहर जी के घर पर पहुंच गईं। उनको इस तरह से अचानक देखकर अनामिका जी और मनोहर जी बहुत परेशान हो गए थे। अनामिका जी ने राधिका जी और सुरेखा को सोफे पर बिठाया और उन्हें चाय नाश्ता कराया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। उसके बाद मनोहर जी ने कहा, बहन जी कहिए कैसे आना हुआ, कोई खास बात थी क्या? तो राधिका जी बोली, नहीं नहीं भाई साहब, कोई खास बात नहीं थी। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि दहेज में आप लोग क्या क्या दे रहे हैं। दरअसल अभी हमें कुछ भी पता नहीं है ना कि आप लोगों ने क्या क्या देने की व्यवस्था की है। इसीलिए मैं बस पूछने चली आई, क्योंकि कल को जब लोग पूछेंगे कि दहेज में क्या क्या मिल रहा है, तो फिर हमें भी तो बताना पड़ेगा। आखिर हमारा बेटा आईएएस ऑफिसर है
और वैसे भी आप जो कुछ भी देंगे वो अपनी बेटी को ही ना। कौन सा वो सब हमें मिल जाएगा, रहेगा तो उसी के पास ना। समाज में आपका रुतबा बढ़ जाएगा। वैसे भाई साहब एक बात कहूँ, माना कि आपकी बेटी बैंक में मैनेजर है, लेकिन हमारा वरुण आईएएस ऑफिसर है, जिसकी वजह से आपका रुतबा कई गुना बढ़ जाएगा। ये बात तो आपको भी माननी ही पड़ेगी। वरुण की मौसी सुरेखा जी ने कहा तो अनामिका जी बोली, सही बात कह रही हैं बहन जी। रुतबा तो मेरी बेटी ने भी बढ़ाया है बैंक में मैनेजर बनकर, और वरुण जैसा दामाद मिला है एक आईएएस ऑफिसर, तो उसकी वजह से हमारा रुतबा डबल हो जाएगा। इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। और रही बात लेन देन की, तो उसके बारे में भाई साहब ने हमें पहले कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने तो मनोहर से कहा था कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की। अगर आप लोगों ने पहले बता दिया होता कि आप लोगों को दहेज चाहिए तो मैं उसकी व्यवस्था कर लेता। तभी मनोहर जी ने अनामिका जी को रोकते हुए कहा, अनामिका तुम शांत रहो, बहन जी से मैं बात करता हूँ। राधिका जी गुस्से में बोली, बहन जी आपका बात करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर कमल जी ने आपसे दहेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो आपको अपने आप ही सोचना चाहिए था कि लड़का एक आईएएस ऑफिसर है, तो क्या ऐसे ही खाली हाथ शादी हो जाएगी? कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। दीदी मुझे तो ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे ये शादी में कुछ देना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपनी लड़की को विदा कर देंगे। तभी मनोहर जी बोले, नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों से जितना बन पाएगा हम अपनी लड़की को ज़रूर देंगे। और आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मध्यम वर्गीय लोग हैं। हम लोग आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि एक गाड़ी ज़रूर देंगे। तभी सुरेखा बोली, क्या सिर्फ एक गाड़ी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ गाड़ी से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आपको गाड़ी के साथ साथ कम से कम 20 लाख रुपए का इंतजाम भी करना पड़ेगा। राधिका ने भी अपनी बहन सुरेखा का साथ दिया और बोली, देखिए भाई साहब, मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। हमें इसी समाज में रहना है। कल को 4 लोग पूछेंगे तो हम क्या ही बोलेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, अब आप मेरी ये बात मान लीजिए। गाड़ी के साथ साथ 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। कनिका की आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो बैंक से हाफ डे लेकर आ गई थी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर राधिका जी और सुरेखा जी की सारी बातें सुन रही थी। मनोहर जी बोले, देखिए बहन जी, अगर आपने पहले बताया होता तो मैं इतने रुपये का इंतजाम कर भी देता, लेकिन इस एक हफ्ते में अब इतने रुपए का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा। तभी अनामिका जी भी बीच में बोल पड़ी, बहन जी इंगेजमेंट में भी आपने यही किया था। पहले तो कुछ भी नहीं बताया था, और फिर जब 2 दिन रह गए थे तो आपने कहा कि सभी मेहमानों को चांदी का सिक्का देना है। बहन जी ये सब बातें पहले से फिक्स की जाती हैं, तुरंत नहीं बोली जाती, क्योंकि इंतजाम करने में समय लगता है। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि एक हफ्ते में हम लोग 20 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे। राधिका जी गुस्से में बोली, आपको नहीं लगता कि आप लोग हमारा अपमान कर रहे हैं? अगर आप लोग इतना ही कंगाल थे तो फिर इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों कहा था? क्या आपको ये पहले से नहीं पता था कि लड़का एक आईएएस ऑफिसर है, तो दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। फ्री में थोड़ी ना शादी हो जाएगी। पहले क्यों नहीं बता दिया था कि आप लोग भिखारी हैं, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि कनिका आपकी इकलौती बेटी है, तो दहेज तो आप भर भर कर देंगे, लेकिन आपकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कंगाल हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। शादी तय करने से पहले आपने अपनी और हमारी हैसियत नहीं देखी थी क्या? इंसान की जैसी औकात हो, लड़का भी वैसा ही देखना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर कनिका की आंखों में आंसू आ रहे थे कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद राधिका जी बोली, देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, हमें दहेज में गाड़ी के साथ साथ 20 लाख रुपए चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर हमें ये रिश्ता यहीं पर तोड़ना होगा। मनोहर जी बोले, कैसी बातें कर रही हो बहन जी? इंगेजमेंट हो गई है, सभी लोगों को पता चल गया है, और अब ये रिश्ता तोड़ने से
हमारी बेटी की बहुत बदनामी होगी। ऐसा मत कीजिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुरेखा जी बोली, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, वो भी शादी से पहले। अनामिका जी और मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए। आज मनोहर जी को रह रहकर किशोर की बात याद आ रही थी और वो मन ही मन में सोच रहे थे कि काश जब इंगेजमेंट से पहले इन लोगों ने चांदी के सिक्के के लिए कहा था, उसी समय ये रिश्ता मैंने तोड़ दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कहीं न कहीं उस दिन की मांग की वजह से मैंने ही इन लोगों को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से आज ये शादी से सिर्फ 1 हफ्ते पहले 20 लाख रुपए की मांग कर रही है। मनोहर जी ने एक बार फिर राधिका जी के पांव पकड़ते हुए कहा, बहन जी ऐसा मत कीजिए, शादी के बाद मैंने धीरे धीरे आपको वो रुपए दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं हो पाएंगे। आप तो जानती हैं कि मैं कमाने वाला अकेला इंसान था और प्राइवेट नौकरी करता था, और फिर कनिका को भी नौकरी करते हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, इसीलिए हमारे पास अभी इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि धीरे धीरे आपके सारे रुपए मिल जाएंगे। मनोहर जी ने जब राधिका जी के पांव पड़े तो अनामिका जी को बहुत बुरा लगा। अनामिका जी ने मनोहर जी को उठाया और उनसे कहा, आपको हमारी बेटी के लिए किसी के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटी पढ़ी लिखी नौकरी करती है, जो खर्चा हुआ सो हुआ। अभी भी समय है हमारे पास, हमें खुद ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। हमारी लड़की में कोई कमी नहीं है। जब ये लोग हमें अभी से इतना परेशान कर रहे हैं तो फिर आगे चलकर हमारी लड़की के साथ क्या क्या करेंगे हमें नहीं पता। मनोहर, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अपनी बेटी को जिंदगी भर का दुख नहीं दे सकते। अभी उसकी शादी टूटेगी तो सिर्फ कुछ दिन रोएगी और कुछ बातें लोग बनाएंगे, लेकिन हमारी बेटी अपनी आगे की जिंदगी तो खुशी से गुजर कर पाएगी जब उसे अच्छा सा जीवन साथी और परिवार मिलेगा। मनोहर, मैं भी ये जानती हूँ कि वरुण बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन शायद उसे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मनोहर जी ने अनामिका को चुप कराया और फिर राधिका जी से कहा, राधिका जी हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको सोचकर बताता हूँ कि मैं रुपयों का इंतजाम कब तक कर पाऊँगा। अब राधिका जी समझ गई थी कि शायद बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है और यही बात कमल और वरुण तक ना पहुँच जाए, इसीलिए उन्होंने कहा, आप लोग सोच समझ लीजिए, उसके बाद जो भी हो हमें बता दीजिएगा। कनिका ने अपने माता पिता राधिका जी और सुरेखा जी की सारी बातें सुन ली थी। जब राधिका जी और सुरेखा जी गेट के बाहर निकली तो कनिका वहाँ से थोड़ी दूर चली गई, जिससे वो उन लोगों को दिखाई ना दे, और वो दोनों कनिका को देख नहीं पाई थी और वो वहाँ से चली गई। उसके बाद कनिका ने वरुण को फ़ोन किया और उसको मिलने के लिए बुलाया। वरुण उससे मिलने के लिए आ गया था। कहो कनिका, क्या हुआ? तुमने इस तरह से मुझे अचानक से क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? शायद कनिका बहुत देर तक रोती रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में सूजन आ गई थी। वरुण ने जब कनिका के चेहरे को देखा तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। क्या हुआ कनिका? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ज़्यादा रोई हो। जल्दी से बता दो क्या हुआ है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कनिका ने एक बार फिर अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बोली, वरुण, आपको आपके घर में क्या हो रहा है कुछ भी पता है? तो वरुण ने कहा, नहीं कनिका, मुझे कुछ भी नहीं पता, बताओ ना क्या हुआ है। कनिका ने कहा, आपकी मम्मी ने एंगेजमेंट के 2 दिन पहले मेरे पापा से कहा कि वो उनके यहाँ से जो भी मेहमान आए उनको गिफ्ट में चांदी का सिक्का दे। नहीं नहीं कनिका, वो मेरी मम्मी ने नहीं कहा था, वो तो तुम्हारे पापा ने खुशी खुशी दिया था। तो कनिका ने कहा, नहीं वरुण, वो तुम्हारी मम्मी ने कहा था। ये सुनकर वरुण को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था कि एक आईएएस ऑफिसर की माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वरुण इतना तो समझ गया था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। वरुण ने आगे कहा, कनिका, उसके बाद क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। और ये सिक्के वाली बात जब तुम्हें पता थी तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो कनिका ने कहा, वरुण, मुझे भी पहले से कुछ भी नहीं पता था, वो तो आज अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं हाफ डे लेकर घर चली गई। जब मैं घर पर पहुंची तो वहां पर सुरेखा मौसी और तुम्हारी मम्मी थी। उन लोगों ने आज मेरे मम्मी पापा से 20 लाख रुपए दहेज के लिए कहा।
तो मेरे मम्मी पापा ने देने से मना कर दिया। नहीं नहीं, देने से मना नहीं किया, बल्कि उनसे ये कहा कि वो शादी के बाद धीरे धीरे करके पूरे रुपए दे देंगे। तुम्हारी मम्मी ने मेरे मम्मी पापा को कंगाल, भिखारी, औकात और पता नहीं क्या क्या बोलते चले गए। आज उन्होंने मेरी मम्मी पापा की बहुत ही बेइज्जती की। वरुण, मेरे मम्मी पापा ने जो इज्जत बनाई थी, आज वो जब तुम्हारी मम्मी के पैरों में गिरकर पैसे जमा करने के लिए थोड़ा सा समय मांग रहे थे, वहाँ पर उनकी सारी इज्जत खत्म हो गई। वरुण, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से मेरे पापा को किसी के पैरों में गिरकर मेरे रिश्ते के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। मैंने तो इसीलिए इतनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की, जिससे मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी करने में कोई तकलीफ ना हो और वो आराम से मेरी शादी कर सके और मैं भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रख सकूं। लेकिन आज मेरी वजह से उनकी इज्जत, और वो फूट फूट कर रोने लगी। वरुण को आज अपने ऊपर बहुत ही अफसोस हो रहा था कि आज उसकी माँ की वजह से कनिका के माता पिता को इतना अपमान सहना पड़ा। वरुण मन ही मन में सोच रहा था कि हर बार लड़की के माता पिता को लड़के के माता पिता के पैरों में क्यों झुकना पड़ता है। कनिका तो इतनी होनहार लड़की है, फिर भी उसके माता पिता को इतना अपमान सहना पड़ा। तो जो लड़कियां कुछ करती नहीं हैं और उनके माता पिता भी गरीब होते हैं, तो उन्हें क्या क्या सहना पड़ता होगा। आज वरुण को ये दहेज की बात सोचकर बहुत ही तकलीफ हो रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। वरुण ने कनिका को शांत कराया और कहा, तुम आराम से घर जाओ, मैं आज शाम को तुम्हें फ़ोन करके बताता हूँ। वरुण ने अपने पिता कमल जी को फ़ोन किया और उन्हें यहाँ पर जो भी हुआ सब कुछ बताया, जिसे सुनकर कमल जी को भी बहुत तकलीफ हुई। उन्हें ये तो पता था कि उनकी पत्नी थोड़ी लालची है, लेकिन वो इतनी लालची होगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, वरुण भी कमाता है, फिर भी राधिका के अंदर का लालच कब खत्म होगा। कमल जी ने कहा, वरुण बेटा, मैं अभी तुरंत का फ्लाइट का टिकट कराकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम इस बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताना। वरुण ने कहा, ठीक है पापा, मैं अभी लखनऊ में ही हूँ। मैंने होटल में एक कमरा ले लिया है। जैसे ही आप एयरपोर्ट आ जाना तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। इस पर कमल जी ने कहा, बेटा लेने आने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे उस होटल का एड्रेस भेज देना, मैं खुद ही वहीं पर आ जाऊँगा। वरुण ने कहा, ठीक है पापा। इतनी बात होने के बाद कमल जी ने फ़ोन काट दिया और तुरंत फ्लाइट की टिकट कराकर लखनऊ आ गए। उन्होंने वरुण से कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मनोहर जी के घर चलना है। रात के 10 बज रहे थे। वो दोनों मनोहर जी के घर पहुँचे। मनोहर जी ने अनामिका से कहा, अनामिका रात के 10 बज गए, इस समय कौन आया होगा। तो अनामिका जी ने कहा, दरवाज़ा खोल कर देख लीजिए, पता चल जाएगा। मनोहर जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कमल जी और वरुण को देखकर हैरान हो गए। मनोहर जी ने कहा, आप दोनों इस समय सब ठीक तो है ना, आइए अंदर आइए। वो दोनों अंदर आ गए। मनोहर जी ने अनामिका को आवाज़ दी, अनामिका जल्दी से बाहर आओ, वरुण और कमल जी आए हैं। कमल जी ने मनोहर जी से कहा, मनोहर जी हमें सारी बातें पता चल गई हैं कि आज आपके घर में क्या क्या हुआ है, और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरी वजह से आपको इतना अपमानित होना पड़ा। नहीं नहीं कमल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आपको क्या पता चल गया। तभी कनिका अंदर से आ गई और उसने अपने पापा को बताया, पापा जब आप लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने दरवाजे पर खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि आज मैं हाफ डे लेकर घर आ गई थी और फिर मैंने वरुण से मिलकर उसको सारी बातें बता दी जो भी आज तक हुआ था। मनोहर जी ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हें इस सब में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, मैं देख लेता ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। पापा आपका कोई अपमान करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैंने उनको सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ सह लेते और हमें इस बात की भनक भी नहीं लगने देते। कमल जी ने कहा, मनोहर जी मैंने एक फ़ैसला किया है, हम कनिका और वरुण की शादी कल ही कोर्ट में करवाएंगे और फिर जिस दिन उन दोनों की शादी है उस दिन बड़ा सा रिसेप्शन कर देंगे। मनोहर जी ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा,
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। वरुण ने भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। और फिर ये तय हो गया कि कल वरुण और कनिका की कोर्ट मैरिज होगी। और जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। अगले दिन वरुण और कनिका की कोर्ट मैरिज हो गई और उसके बाद कमल सिंघानिया अपने बेटे और बहू को लेकर अपने घर पहुंचे। जैसे ही राधिका जी ने दरवाज़ा खोला, सामने वरुण और कनिका को शादी के जोड़े में और गले में माला डाले हुए देखकर हैरान हो गई। और फिर पीछे से कमल भी आ गए। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कमल ने कहा, राधिका इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। बेटे और बहू का गृह प्रवेश करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। राधिका कमल के सामने ज़्यादा बोलती नहीं थी। उसने सुरेखा को आवाज़ लगाई और कहा, सुरेखा आरती की थाली ले आओ। सुरेखा आरती की थाली ले आई और राधिका ने अपने बेटे और बहू का गृह प्रवेश करवाया। वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उसके बाद कमल ने राधिका से कहा, राधिका तुम समझ तो गई होगी कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारा लालच इतना बढ़ जाएगा कि तुम एक लड़की के पिता को अपमानित करने पर उतारू हो जाओगी। हमारी कनिका बहू कितनी सुंदर, सुशील और समझदार है। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो और तुम्हें ये भी पता है कि मैं हमेशा से यही चाहता था कि हमारे घर में भी एक बेटी हो, लेकिन हमारी किस्मत में शायद नहीं थी। फिर जब मैंने कनिका को देखा तो मुझे उसमें अपनी बेटी दिखाई दी, लेकिन तुमने तो कुछ और ही करना चाहा। राधिका, तुमने जो भी किया था ना, उसी की वजह से आज मुझे इन दोनों की शादी इस तरह से करानी पड़ी। राधिका, तुमने कभी सोचा है कि जब किसी पिता के यहाँ एक लड़की जन्म लेती है तो उसी समय से उनकी चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं और वो अपनी बेटी की शादी का इंतजाम उसी दिन से करने लग जाते हैं। वो अपने सालों की पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देते हैं। जितना अधिक उनसे हो पड़ता है वो उतना करते हैं, लेकिन फिर भी हम लड़के वाले उन्हें बात बात पर अपमानित करते हैं। उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। कमल की बातें सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। राधिका कमल से माफ़ी मांगने लगी तो कमल ने कहा, राधिका, अगर माफ़ी मांगनी है तो कनिका के माता पिता से माफ़ी मांगो, जाकर मुझसे नहीं। अगले दिन राधिका कनिका के माता पिता के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगी। अनामिका जी ने उनको माफ़ करके गले से लगा लिया और फिर जिस दिन उन दोनों की शादी होनी थी उसी दिन रिसेप्शन किया गया और मनोहर जी ने अपनी बेटी को गाड़ी गिफ्ट में दी और साथ ही में ये भी कहा कि बहन जी, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। ये गाड़ी तो मैंने अपनी बेटी के लिए खुशी खुशी दी है। ये तो मैंने जिस दिन वो पैदा हुई थी उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को गिफ्ट में गाड़ी दूंगा। वरुण ने अपने सभी दोस्तों को रिसेप्शन में बुलाया था। रिसेप्शन का फंक्शन बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गया था और सभी बहुत खुश थे। अगर आप अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं तो ये कभी मत देखना कि लड़की वाले दहेज में क्या क्या दे रहे हैं, बल्कि ये देखना कि लड़की कैसी है और उसका परिवार कैसा है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।